So can you solve question number 6? Yeah, just wait. Seven also. Okay. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अच्छा, और ये 7, ठीक है। Just wait for a minute, okay? चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सबसे पहले ये ए क्या है? ए इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। जो भी ट्राइंगल आप सोच सकते हैं या जो भी ट्राइंगल प्रेजेंट होते हैं मैथ्स में, उन सबका सेट है ए। एंड आर इज the set of all ordered pairs T1 T2 where T1 and T2 are triangles। क्यों? क्योंकि T1 T2 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेट ए से ही तो बनेगा। मतलब इधर भी सेट ए होगा, इधर भी सेट ए होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख रहे होगे, इसमें यहाँ पर क्या आ रहा होगा? यहाँ पर ट्राइंगल्स आ रहे होंगे। मान लो ट्राइंगल्स के नाम है T1 T2 T3 ऐसे करके, ठीक है, सपोज। अब ट्राइंगल के नाम तो नहीं होते ना, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल, स्केलीन, राइट एंगल, जितने भी आप सोच सकते हो उसमें भी उनकी अलग अलग साइड्स और अलग अलग एंगल्स, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट। ओके, सो वी कैन मेक दी ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। तो फिर उसमें वो सबसेट होता है रिलेशन। तो किस तरह के ट्राइंगल्स इन्होंने रखे हैं? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स T1, T2 such that T1 is similar to T2. Now what we have to do, we have to show that triangle this relation is equivalence relation। मतलब ये तीनों होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब आप क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव में आप क्या लिखने वाले हो? कौन बता सकता है कि ये ट्राइंगल ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? हु कैन स्पीक अप? बिकॉज इट इज वेरी इजी। या T1 is similar to T1 itself because because it's the same triangle. yeah, your logic is correct. See, so what you can write? You can write relation R is reflexive
अब वो सारा बार बार T1 कॉमा T1 लिखने की जरूरत नहीं है. You can write it like this. Relation R is reflexive as every triangle is similar to itself. क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, वो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर. याद आ रहा है? तो अब यहाँ पर जो ए है स्मॉल ए वो तो ट्राइंगल है और कैपिटल ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. तो हम क्या करते हैं उसमें ए कॉमा ए करके लिखते हैं, मतलब T1 कॉमा T1 बोल दो या T कॉमा T बोल दो. तो फिर ये जो रिलेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या पड़ेगा, अगर T1 कॉमा T1 लिखते हैं तो कि T1 इज सिमिलर टू T1. वो तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होगा ही होगा, राइट? सो relation R is reflexive as every triangle is similar to itself. So this is what you need to write in exam. Okay, ये हो गया आपका reflexive. अब देखो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं. सिमेट्रिक में क्या होगा, T1 T2 बिलोंग्स टू R लेके चलेंगे, समझना ध्यान से. T1 T2 बिलोंग्स टू R लेके चलेंगे जिसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2. ये गिवन है क्वेश्चन में, R रिलेशन में दे रखा है. इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T1. ये तो एक ऑर्डर बदलने की बात हो गई, ठीक है? मतलब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है. मैं बोलूं कि T1 T2 के सिमिलर है या मैं बोलूं कि T2 T1 के सिमिलर है, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? सो दिस मीन्स T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब R सिमेट्रिक हो गया. तो ये तो इजी एग्जांपल्स हैं, सिर्फ लिखने से ही लैंग्वेज के टर्म में ही एक्सप्लेन हो जाते हैं. अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं. ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, देखो T1 T2 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है? एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R. अगर मान लो आप T2 और T3 लिए हैं तो T2 इज सिमिलर टू T3. यहाँ से सवाल नहीं हो गया? क्योंकि एक बात बताओ, एक ऐसा ट्राइंगल है जो कॉमन है दोनों में, T1 और T3 में. अब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो इन दोनों से क्या निकल के आती है बात कि तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं. दैट इज वाई T1 इज सिमिलर टू T3 और दिस इम्प्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब R क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा. अब अगली लाइन में लिख देना, हेंस R इज इक्विवेलेंस. क्यों? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा तो इसका मतलब फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. सो दिस वाज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट, करेक्ट? शो दैट द रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इसमें शायद एक और पार्ट है. यस. अब क्या दे रखा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स. उसमें साइड्स दे रखी हैं एंड दे आर आस्किंग विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड. तो सुनिए, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक है? इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि अगर हम इस सेट ए में से ये 3 ट्राइंगल ले लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल जिनकी साइड 3 4 5 5 12 13 और 6 8 10 है, तो कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड हैं, रिलेटेड इन द सेंस विद रेस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन. सो कैन एनीवन स्पीक अप एंड टेल मी, बिकॉज इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है आपको, इट इज वेरी इजी. Who can tell which of the 3 triangles are related to each other and what is the reason? Come on, hurry up, it is so easy. Why you are taking so much time? Anyone can speak up. So 1 and 3. T1 and T3. Yeah, T1 and T3. Now T1 and T3 are related to each other because they are similar triangles. And why they are similar? For that you need to think about the results related to similar triangles. See, if triangle, yes, correct. So if triangles are similar, then the corresponding sides are in the same ratio. तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो T1 की जो साइड्स हैं 3 4 5 और जो T3 की साइड्स हैं 6 8 10, okay, corresponding sides, they are having same ratio 1/2, 3/6, 4/8, 5/10. ऐसा और कहीं नहीं होगा, ना T2 T3 में होगा ना T1 T2 में होगा. That is why T1 and T3 are similar, hence they are related to each other because of this question. I hope this is clear. Nilesh, have you understood question number 6? Yes, sir. Okay.
Okay, then let's move to the next question, which is 7. I think this similar kind of question, but anyways. अब इस क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर। देखो पहले जो सेट ए दिया था वो ट्राइंगल का दिया था, अब सेट किसका दे दिया है, पॉलीगन्स का दे दिया है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि P1 P2 दो पॉलीगन्स हैं, पहले ट्राइंगल थे अब पॉलीगन है। और अब इन्होंने क्या रिलेशन बना रखा है इसमें कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो अगर लैंग्वेज लिखना आ गई है ना तो यू कैन इवन एक्सप्लेन इट विदाउट यूजिंग पेन, बिकॉज वही तीन बातें वही बार बार यूज हो रही हैं, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो भाई रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग, यू कैन राइट इट लेटर ऑन, ओके, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है डेफिनेशन। इनफैक्ट यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, मैथ्स तो है ही नहीं इसमें। जैसे रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव यू विल राइट बिकॉज फिर वो P1 P1 वाली बात आ जाएगी, तो तुम लिख दोगे कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव बिकॉज both the polygons will be same and obviously if the polygons are same they have same number of sides, है ना। P1 P1 means अगर यहाँ मैं P1 P1 लिखूँ तो फिर इसको ये क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा P1 and P1 have same number of sides। This is obviously true because we are talking about same polygon। अब चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या जो कोई भी है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स खुद के बराबर तो रहेंगी, इट इज़ ऑब्वियस। दूसरा वाला भी बहुत ईजी है, सिमेट्रिक। P1 P2 बिलोंग्स टू R, मतलब जैसे T1 वाला पढ़ा है ना, अगर सिक्स्थ वाले का सॉल्यूशन पढ़ोगे तो सेवन्थ वाला एज इट इज़ यू कैन राइट P1 P2 बिलोंग्स टू R, मतलब P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। दिस इम्प्लाइज P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, सिर्फ क्या बदल रहे हैं कि पहले किस पॉलीगन का नाम लिया गया, बट हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, नंबर ऑफ साइड्स विल रिमेन सेम। Either I say P1 and P2 have same number of sides, or I say P2 and P1 have same number of sides, it is one and the same thing. That is why P2 P1 will also belongs to R, hence it will be symmetric, okay। Finally reflexive आ जाता है, इसमें भी वो पिछला वाला लॉजिक लग जाएगा, देखो ट्रांजिटिव वाला, सॉरी, P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R, है ना। तो इसमें देखो यहाँ से क्या बोलोगे, फ्रॉम हियर यू विल से दैट P1 and P2 have same number of sides, करेक्ट। ऊपर वाला सॉल्यूशन कॉपी कर देना, T की जगह P तो हो जाएगा, और बस सिमिलरिटी की जगह नंबर ऑफ साइड्स। और ये कह रहा है कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P2 इसमें कॉमन है, राइट, P2 कॉमन है। तो अगर P1 और P2 में सेम साइड्स हैं और P2 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड हैं, तो डेफिनेटली P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, बिकॉज P2 इज वन पॉलीगन विच इज कॉमन टू बोथ द सिचुएशंस, राइट। सो P1 P3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव भी होगा और फिर रिफ्लेक्सिव हो गया। सो बोथ द क्वेश्चंस आर सेम, हाउएवर देयर इज वन मोर पार्ट हियर, और वो पार्ट क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3 4 5। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, पॉलीगन है ना, ट्राइंगल भी पॉलीगन होता है, तो ये बोल रहे हैं कि मैंने इस सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स में से, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स में से व्हाट दे हैव सेलेक्टेड, दे हैव टेकन अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3 4 5। तो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर इसके लिए और क्या होगा, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसके लिए आपको इसकी ये चीज़ ध्यान रखनी, ये, सो हु कैन टेल मी व्हाट आर द एलिमेंट्स, जैसे पिछले ट्राइंगल के बारे में पूछ रहा था ना पिछले क्वेश्चन में कि कौन से दो ट्राइंगल रिलेटेड हैं, इसमें क्या सवाल होगा कि कौन से दो पॉलीगन रिलेटेड हैं, जिसमें एक पॉलीगन आपको दे रखा है, वो पॉलीगन है राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड दे रखी है, लेंथ दे रखी है उनकी। तो फिर इसमें से और कौन सा लिया जाए कि रिलेटेड हो जाए, हु कैन टेल। Sir, all triangles, right? Yes, simple. And anything related to sides, I mean the length of sides are not required. So you said all the triangles can be related to this, right? So I have a question, do they need to have the lengths also, some lengths, particular lengths, or any length will be okay? Sir, all triangles have 3 sides, so it doesn't matter what the lengths are.
Yeah, absolutely correct. Good. So answer for the second part is all the triangles are possible. All the triangles. They are related to this triangle, because see here the length is not important, because if you look for the relation, it is given that P1 and P2 have same number of sides. So we are looking for those polygons which have same number of sides. Now a right angle triangle has 3 sides. So any triangle, maybe equilateral, scalene, whatever you can think, okay, that will be related to this right angle triangle with respect to this question. Okay, so now the question is what you will write. So you will write all the triangles, all the triangles are related to this right angle triangle. That's it, nothing else. So I hope this is clear. This seventh question. Ishan, is it clear to you? Yes, sir. Anyone else having any other doubt in the DPP? You can speak up and ask your doubts. Do not waste time. If you have any other doubt, let me know. And please solve these DPPs very seriously. I'm repeating every day this thing, right? If you are not even solving 10 questions, is very bad. And what you are waiting for? See, time will go like that only, right? Then you will come one day after 3 months, sir, I have problem in relation. Then what I will do? After 4 5 months, we will be completing the syllabus. You will come with relations then. So right now you have to do everything. Okay. Any other doubt from DPP number 2? Sir, I had a doubt from yesterday's class, sir. Yesterday's class, you can wait for that. Right now I'm asking about DPP. Because that is not related to this thing. Any other doubt from DPP 2? Okay, then what about DPP 3? DPP 3. ये तो बहुत ही सिंपल डीपीपी थी, अगर किया होगा तो 10-15 मिनट्स लगे होंगे मुश्किल से इसमें. DPP 3, if anyone is having any doubt, if you are not having any doubt, then I can ask a question from any one of you. You should be able to answer. Later on, don't say that I have not solved it. DPP 3, any doubt? Okay, who can speak up and tell me what is the answer of question number 10? DPP 3 में से 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन बताएगा? Shreya, can you give me the, wait. Shreya, can you give me the answer of question number 10 from DPP 3? Sir, A. Which of the following is a function? Yeah, correct. Because see, in question number 10, A जो है DPP 3 की बात हो रही है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें जो A ऑप्शन था, दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1, सारा ग्राफ बेस्ड है. तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे, इट विल बी लाइक दिस, राइट? फिर मैंने क्या बताया था कि अगर वर्टिकल लाइन बनाते हो और एक ही जगह कट करेगा तो इट इज़ अ फंक्शन, एंड सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, राइट? सो ए इज द आंसर. जबकि बाकी में क्या होगा, बी ऑप्शन तो क्लास एग्जाम्पल है, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स आप ड्रॉ करते हो, राइट, एंड यू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, तो दो जगह काट देगा, नॉट अ फंक्शन. सिमिलरली फॉर सी, दिस इज सर्कल, ये भी कल का एग्जाम्पल ही है, राइट? ये ड्रॉ किया मैंने, and again you can see that it is cutting this graph at 2 points, so A will be the option, y equals x plus 1. okay, एट्थ में जो एट्थ क्वेश्चन है इसका, इसमें सिग्नम 2 था, सिग्नम 2 था, और एक ये था, दिस क्वेश्चन सिग्नम -100, राइट? ईशान, इसका आंसर क्या हो सकता है? सिग्नम ऑफ -100. I gave you a similar question yesterday. Signum -100 is Aradhya, can you tell me the answer? -1. -1. देखो, इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव नंबर का सिग्नम कितना होता है? नेगेटिव नंबर का सिग्नम -1 होता है, बताया था. तो पहले आपने ये जो
अंदर वाला सिग्नम है उसकी वैल्यू रखी, राइट, वो -1 आ गई ना। अगेन जो एक सिग्नम है बाहर वाला उसके आगे -1 लिखा हुआ है, दैट मीन देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू इन फ्रंट ऑफ दिस सिग्नम, अगेन वैल्यू विल बी -1। दैट्स सिंपल डीपीपी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक देखो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें दे रखा है FR2R, जिसमें ये fx था 3x² प्लस 5x प्लस 1, करेक्ट ये, और यहाँ से आपसे F0, F1 और F2 पूछा गया था, करेक्ट। सो ये सिर्फ ये समझाने के लिए था कि मैंने आपको बताया था ना x रखते हैं तो y आता है और fx को ही तो y बोलते हैं। सो F0 का मतलब क्या होगा, दैट यू पुट 0 हियर, राइट, बस इतना सा था क्वेश्चन में। This answer will be 1. Similarly, you can find F1, F2. This easy. Okay, then there was this question, question number 2. Which of the following relation is a function? DPP 3 में से जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ये कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, ये सारे रिलेशन है ABCD, इसमें से पूछा है कि फंक्शन कौन सा है। कौन बताएगा इसका आंसर? आर्यन, हैव यू डन दिस क्वेश्चन नंबर 2? कैन यू टेल मी द आंसर? C. This is option C. Okay. I have a question for you. Why A is not the answer? So because one has two images. Yeah, good. See, ये जो A ऑप्शन है इसमें आप देखिए कि A ऑप्शन फंक्शन क्यों नहीं बना। इसको आपको बस ये देखना था, आप इसको मैपिंग में चेंज कर सकते थे। यू कुड हैव चेंज्ड इट इन टर्म्स ऑफ मैपिंग, वो एरो डायग्राम ऐसे। इसमें पहले सेट में तो आते हैं पहले मेंबर्स, पहले मेंबर मतलब ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले मेंबर। तो क्या क्या मेंबर्स हैं इसमें? 1 है, 2 है, 1 है, 3 है। तो 1 2 टाइम्स तो लिखोगे नहीं, तो पता है सभी को सेट में हम एलिमेंट रिपीट तो करते नहीं हैं, तो 1 2 और 3। और जो सेकंड वाले एलिमेंट्स है वो क्या है? 4 6 5 9, ठीक है। तो 4 6 5 9 लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा किधर लिखा हुआ, डजेंट मैटर, राइट। अब अगर आप इसकी मैपिंग करते हैं, सो 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 रिलेट होता है 6 से, 1 रिलेट होता है 5 से, 3 रिलेट होता है 9 से। तो देखो 1 रिलेट होता है 5 से, यहीं पे गड़बड़ हो गई। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? दैट 1 is having two images 4 and 5. So yesterday we had this long discussion that a relation will be a function only when each element of set A has a unique image in set B, right? उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 1 2 6 7। कितना तो कॉम्पैक्ट है डीपीपी, 10 मिनट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 किसने किया है? हु कैन टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट अ फंक्शन? Who has done question number 3? Sir, C. C. Can you tell me the reason? I mean, what was your approach when you gave this answer? See, your answer is correct. I just want to know the approach. So I took x is equal to 4 just to give an example. Then X the answer will be -2 or -6. So x is equal to 4 is an element of the domain, and there is more than one image of x in the codomain. Just a minute. The function is this. You took x as 4 first, right? x को 4 लिया तुमने, x को 4 लेने पर you got this value. So this will come out to be 2 minus 4, that is -2. Any other value you took for x? So the answer will be -2 or -6, no? Why -6? Mod will always open with positive sign only, right? Sir, but root can be -2 or +2, right? No, square roots are always positive. Your answer is correct, but this is a slight misconception that you are having. We have this discussion so many times that under root of positive numbers are always positive. But it is good that you have discussed it with me. Now there won't be any confusion in future. Okay. तो बताना चाहिए, गलत भी है, it is fine, but at least we should be clear with our concepts. Make sure that under roots are always positive. उसमें कभी भी कोई डाउट नहीं है। हालांकि जो सोच रहे थे, what was your
this thinking, that was correct. But here, because of square roots having positive answers, that thing is not working here. Anyone else? Answer is correct, but what is the approach? How to get answer C? कुछ भी किसी को देखो, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ तुम लोगों को, आंसर यहाँ पर है इसमें, ये जो मैंने सर्कल में क्लोज किया, यहाँ पर आंसर है. नाउ थिंक. या x is greater than 0. Yeah. So if we draw the graph for taking numbers, it will intersect twice. नहीं, देखो इसमें एक बात है, आई विल टेल यू समथिंग. तुमने जो बोला है x ग्रेटर देन 0, ये तुमने कहाँ से सोचा? हाउ यू आर थिंकिंग x इज ग्रेटर देन 0? From where you are getting this thing, x greater than 0? I am saying concentrate on this. X comma y belongs to R, you will get the answer. See, let me tell you, ये बोल रहे हैं कि x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है. अगर ऐसा है तो मैं -2 रखना चाहूँगा, बिकॉज -2 इज़ अ रियल नंबर. लेकिन जैसे ही मैं रखूँगा मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी. Finish. Why? Because under root of -2 is a non-real number and they are clearly indicating that y is also a real number. In fact, एक बात पहले ही बता देता हूँ, इस बात को एकदम फिट कर लेना दिमाग में. We are studying real valued functions. हमारे सिलेबस में real valued function है. ये real valued क्या होता है? Because y is a function of x. मतलब आप यहाँ पर ऐसे ही x रख सकते हैं जिनकी वजह से y एक रियल वैल्यू आएगी. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो यू कैन नॉट से सर आई एम गेटिंग y एज आयोटा अंडर रूट ऑफ -4 दिस एंड दैट. ओके, सो दे मेंशन दैट x इज अ रियल नंबर. आई टुक -2 फॉर इंस्टेंस, इट इज अ रियल नंबर, बट व्हेन आई एम पुटिंग -2 हियर आई एम गेटिंग नो वैल्यू. दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 की कोई इमेज ही नहीं है, राइट? -2 हैज़ नो इमेज, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता. दैट इज वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन. सो आई होप दिस इज क्लियर एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच विद a, b एंड d. और a, b और d तो ईजी हैं, यू कैन इवन ड्रॉ द ग्राफ्स. फ्रॉम देयर ऑल्सो यू विल कम टू नो कि वो एक ही जगह कट करेगा. लेकिन अभी c का ग्राफ आपको बनाना आपके लिए आसान नहीं होगा. इनफैक्ट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड थिंग कि रियल नंबर में से जब मैं नेगेटिव नंबर्स लेके पुट कर रहा हूँ, it is not only about -2, you can take any negative number, -1, -3 or maybe -√2 or whatever. Decimal में भी ले सकते हो. You won't be getting any image. Image means value of y. So it won't be a function. This is the reason. So I think this is clear. यही question थे इसमें, तो मैंने आपको खुद ही बता दिया, right? Still, if anyone is having any doubt from DPP3, otherwise we go to the next topic. So can you do the fifth one? Great. फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, देखो इसमें क्या है, ये इसको ना मैपिंग में ले जाया करो. इफ़ यू कैन चेंज दिस थिंग इन मैपिंग इट विल बी गुड. सेट A is 1 to 7, B is 3 4 5 6 7. ओके, एंड देखो मैंने कल बताया भी था कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A to B. इसको ऐसे पढ़ेंगे. कैसे नहीं पढ़ना है? f:(A एरो B ऐसे नहीं पढ़ना है. इसको पढ़ना है f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A to B. So you change this whole situation in terms of arrow diagram, right? This is set A, this is set B. Write 1 to 7 in set A. In set B you will write 3 4 5 6 7, correct? This is a function from A to B. You show this by this arrow, writing f in between A and B. Okay, this is the way to represent this whole thing in terms of arrow diagram. Now how to relate these things? So for that they have given that f1 is 3. देखो इसका मतलब क्या हुआ? f1 3 का मतलब 1 की f में इमेज 3 है. Try to understand these things, right? Now f2 is 4 और f2 इन्होंने 6 भी दिया हुआ है, और f5 इन्होंने 5 दिया हुआ है, और f7 इन्होंने 5 दिया है. Now they are asking whether the function this f(a2b) is a function or not. Okay, it is a function or not, right? तो 2 पर गया 4
और 2 से मैपिंग हुई 6 की, आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। और f5 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है इन्होंने, और f7 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। देखो देर आर सो मैनी रीजन्स दैट इट इज नॉट अ फंक्शन। कौन बताएगा मुझे वाई इट इज नॉट अ फंक्शन? So 2 has 2 images. बिल्कुल, एक तो रीजन ये है कि 2 की 2 इमेजेस हैं, 4 और 6, तो ये वाला जो मैटर है, ठीक है। और एक और ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं होगा, आप कौन बताएगा? Sir, F is not as 7 doesn't have an image. 7 has image 5, वो मैंने लिखा नहीं था, देखो आई कैन राइट हियर 7 has image 5। अब बताओ क्यों नहीं है फंक्शन, व्हाट इज द अदर रीजन? Sir, F is not present for me. यस करेक्ट, f5 मेक्स नो सेंस, नॉट डिफाइंड। भाई क्यों? क्योंकि ये जो 5 है ये कहाँ से आएगा, ये सेट ए से आएगा, और 5 तो सेट ए में प्रेजेंट ही नहीं है। ये f5 5 कहाँ से आ गई बात, राइट? When 5 is not the element of set A, how can it have image in set B? Okay, it is not defined. That is why it is not a function. Okay, ये भी ध्यान रखना है, because they are strictly talking about A to B. अब कोई ये बोलेगा सर B सेट में तो है, B सेट में 5 है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट B to A, मैं B से A की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं A to B की बात कर रहा हूँ। A to B में 5 है नहीं है। ओके, सो f5, if someone is saying f5 is 5, this is wrong, it is not defined in fact, because 5 is not the element of set A, 5 is not present in that domain. So I hope this is clear. आप क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? anyone having any other doubt? See, I am just giving you 10 questions, right, which will hardly take 30 minutes of your day. इतना तो इन्वेस्ट करो इसमें फंक्शन में, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। कितने भी ऑडियो वीडियो सुन लेना, कोई फायदा नहीं। Okay, now let's move to the next topic, and somebody was asking that there were some doubts with respect to the previous lecture. क्या doubt है और किसको है, बोलो? What was your doubt? So like I did not understand the absolute function, sir. So is it the same as modulus? Yeah, absolute and modulus both are same. Yeah. So then why is it that you had written yesterday that when x is negative, then the answer of the function will be also negative? It shouldn't be, na? Which example you are talking about? I taught you signum function. When I taught you modulus? So no, before signum function, sir. ये this thing you are talking about, this definition, this Yes, one. sir. So where you are finding negative value? मुझे बताओ कि नेगेटिव आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है इस पूरी डेफिनेशन में? टेल मी वेयर यू आर फाइंडिंग नेगेटिव वैल्यू। माइनस एक्स को नेगेटिव समझ रहे हो क्या? Yeah, sir. नो, व्हाट इज रिटन आफ्टर दैट? पूरा तो पढ़ो उसको। Minus x is less than 0. इफ एक्स इज लेस देन 0। अब सुनो मेरी बात, जैसे तुमको मॉड 5 निकालना है, राइट? सपोज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस 5। इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अब कोई बोले कि इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, सो आई विल से फर्स्ट पीस और फर्स्ट ब्रांच। वाई? मॉड 5 की वैल्यू, देखो ऐसे पढ़ो, मॉड 5 की वैल्यू 5 होगी बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब कोई बोले कि -2 का मॉडुलस क्या होगा, तो फॉर दैट आई विल यूज द सेकंड ब्रांच। -2 का मॉडुलस होगा, यानी देखो अभी तुमने मॉडुलस के अंदर -2 लिखा हुआ है, x को -2 पढ़ना है, करेक्ट? और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी माइनस, और फिर जो तुमने x लिखा हुआ है वो यहाँ से। वाई? बिकॉज -2 इज लेस देन 0। लेकिन दोनों ही केसेस से फाइनल आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, करेक्ट? So if you think that -x is a negative number, then there is a misconception, because in this case x itself is negative, so negative into negative will become positive. Understood? Yes, sir. Understood, sir. All right. So yesterday we finished with signum function, right? तो मैंने आपको बताया था under the heading classification of functions, I told you that there are two type of functions, algebraic and transcendental.
In transcendental, that means non-algebraic. The functions which are included are trigonometric functions, inverse trigonometric function, exponential and logarithmic, right? And then in algebraic we have this polynomial, rational, this and that, and after that we have piecewise defined functions. In piecewise defined functions there are modulus functions, greatest integer, signum and fractional part. ये सब मैंने आपको बताया था. I told you to revise modulus function. Okay, signum I have taught you. Today I will be teaching you greatest integer and fractional part. A very important lecture. Okay, so greatest integer function का थोड़ा आइडिया तो मैं आपको दे ही चुका हूँ, but today we are going to study in detail greatest integer function. देखो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है. फिर इसका डोमेन रेंज जो मैंने कल भी आपको बताया था. अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस दिस टॉपिक y इज इक्वल टू सिग्नम x जो मैंने डिफाइन किया था, मैं एक बात जानना चाहता हूँ. आई फॉरगॉट टू मेंशन देयर, यू कैन ऐड इट, राइट? जस्ट एक्सप्लेनिंग, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है. आई हैव रिटन दीज वैल्यूज, ठीक है. मैंने आपको ग्राफ बता दिया था, इसकी डिफाइनिंग बता दी थी, उससे रिलेटेड और ग्राफ्स बता दिए थे, क्वेश्चन भी करा दिए थे. दिस आई हैव रिटन जस्ट द ऑपोजिट. आई वांट वन आंसर फ्रॉम यू एंड दैट इज, इसको देखने के बाद, इस फंक्शन को देखने के बाद, हु कैन टेल मी डोमेन ऑफ सिग्नम एक्स एंड हु कैन टेल मी रेंज ऑफ सिग्नम एक्स. और मैं बस यही बताना चाहूँगा कि आंसर तो यहीं पे लिखा हुआ है, ज़रूरत है बस पहचानने की. कौन बता सकता है डोमेन ऑफ सिग्नम एक्स एंड रेंज ऑफ सिग्नम एक्स? So domain is the real numbers. Okay, and fine. -1, 0 and 1. Very good. 0, 1. Yeah, correct. Good. देखो भाई, इसको याद कर लेना है अपने को, क्योंकि सुनो मैंने क्या बताया था कि y बराबर एफ एक्स में जो x होता है ना वो तो बनता है डोमेन, और जो y होता है ना, जो y की वैल्यूज होती हैं वो बनती हैं रेंज. तो अगर मैं रेंज की बात करूं पहले, तो रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड दोज एलिमेंट्स आर -1, 0 एंड 1. देख सकते हो अपर ब्रांच से -1, लो मिडल ब्रांच से 0, लास्ट ब्रांच से 1. सो y कैन हैव 3 वैल्यूज, करेक्ट. अब कोई बोले डोमेन कैसे देखें, डोमेन होती है x की वैल्यू. तो तुम तीनों ब्रांचेस में x को देखो. फर्स्ट ब्रांच के अकॉर्डिंग x नेगेटिव हो सकता है, मिडिल ब्रांच के अकॉर्डिंग x 0 हो सकता है, थर्ड ब्रांच के अकॉर्डिंग x पॉजिटिव हो सकता है. तो इसका मतलब सभी कुछ हो सकता है. बचा क्या? नेगेटिव भी ले लिया, पॉजिटिव भी ले लिया, 0 भी ले लिया. दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज x कैन अज्यूम. और उसी को तो मैथ्स में क्या कहा जाता है? उसी को मैथ्स में कैपिटल R कहा जाता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, x बिलोंग्स -∞ टू ∞ ओपन. करेक्ट. दोनों एक ही बात होती हैं, क्योंकि R का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. सेट्स पढ़ाया था तब आपको मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स बताए थे, जैसे N, W, R, Q, Z. दे आर फिक्स फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेट. जैसे N होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, W होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स. जो उनके वर्ड में जो अल्फ़ाबेट आता है, जैसे नेचुरल में N आता है, होल नंबर में W आता है, तो वहाँ से पिक कर लिया गया, राइट, जहाँ तक पॉसिबल है. R हो गया रियल नंबर, Z इंटीजर के लिए. अब इंटीजर में Z तो नहीं आता स्पेलिंग में, तो कई बार Z की जगह I भी लिख लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हर बार स्पेलिंग में प्रेजेंट हो गई. ऐसे ही Q है, Q इज़ फॉर रैशनल नंबर. अब कोई बोलेगा रैशनल नंबर में तो R आ रहा है, लेकिन R तो रियल नंबर के लिए ले लिया ना, तो फिर बार बार नहीं ले सकते, तो फिर Q रख लिया है, इस तरीके से. सो दिस इज द वे. तो आपको डोमेन और रेंज याद रखना है, ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट this thing, greatest integer function. So it is denoted by
y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो कई बार क्या होता है ना, लिखते टाइम फॉर कन्वीनियंस और टू राइट इट इन अ फास्टर वे वी अवॉइड ईदर राइटिंग y और एफ एक्स। मतलब या तो आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही लिखा जाए हर बार कि y बराबर एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, बट ऑल दीज थिंग्स आर सेम, सब एक ही बात है। सो इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये जो देख रहे हो ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। नाउ एंड इज गिवन बाय, एंड इज गिवन बाय, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखो डिफाइन करने से पहले ना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। वैसे मैं आपको ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ। जैसे इसका पर्पस क्या होता है, मतलब सपोज यू हैव अ नंबर 5.2 इनसाइड दिस बॉक्स, बॉक्स बोल लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल लो। सुनिए ध्यान से, इस बॉक्स में जब हम एक नंबर रखते हैं तो जो आंसर आता है वो उस नंबर के जो नियरेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है, उस नंबर के नियरेस्ट जो इंटीजर होता है वो आ जाता है। एक और बात, नियरेस्ट इंटीजर में छोटा होना चाहिए, स्मॉलर वन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क व्हाट आर द नियरेस्ट इंटीजर्स टू 5.2, so answer will be 5 and 6. 5 and 6 are the nearest integers. 5 उससे कम है, 6 उससे ज़्यादा है, but out of 5 and 6, as I said, 5 is smaller. That is the answer. Let us take another example. Suppose it is 7.99. Okay, so the integers closest to this number are 7 and 8, but smaller one is 7 and that will be the answer. ऐसा लगता है कि 8 हो जाएगा, 8 नहीं होता, नियरेस्ट होता है लेकिन स्मॉलर वन होता है। सो सपोज आई वॉन्ट दिस आंसर, कौन बताएगा इसका आंसर? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.1। -3। या करेक्ट। सो -3 विल बी द आंसर, क्योंकि देखो -2.1 के नियरेस्ट और उससे स्मॉलर। अब पहली बात तो नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, नेगेटिव में स्मॉलर। अब जैसे -2.1 के नियरेस्ट इंटीजर कौन कौन से हैं? -3 और -2, दो हैं, ठीक है, लेकिन स्मॉलर कौन सा होगा? -3, -2 नहीं होगा, ये तो सभी जानते होंगे। नेगेटिव में किस तरह से ऑपोजिट हो जाता है ना, जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव में उतना छोटा हो जाएगा, राइट, लाइक -100 एंड -1000। तो हम ये थोड़ा बोलेंगे कि -1000 बड़ा है, -1000 स्मॉलर है, सो -3 विल बी द आंसर, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल समझोगे तो उसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। अब एक और बात इसमें ऐड करनी है। Someone can say sir what about if we put an integer only? उस केस में आंसर एज इट इज आ जाता है, मतलब क्योंकि फिर अगर मैं ये बोलूँ कि इसके नियरेस्ट इंटीजर, तो ये तो खुद ही इंटीजर है अपने आप में। उस केस में आंसर क्या होता है? इंटीजर जो भी होता है एज इट इज आ जाता है। 4 है 4 आ गया, -7 है -7 आ गया। सो अब यहाँ पर तो इसमें कोई इसमें ऑप्शन बचता नहीं है, मतलब कोई और एग्जाम्पल बचता नहीं है। स्टिल आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस। टेल मी, और बताएगा इसका आंसर? पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। So -2. पाई स्क्वायर आई एम टॉकिंग अबाउट। पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। So 9. या 9 विल बी द आंसर। इतनी जल्दी भूल गए क्या? स्क्वायर वगैरह भूल गए क्या? अब जैसे पाई है, पाई क्या होता है? 3.14 होता है रफली। अगर मैं 3.1 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 3.1 का स्क्वायर करता हूँ, ऐसे मैंने आपको 30 तक के स्क्वायर बोले थे याद करने को, कभी भी पूछ लूँगा किसी से भी किसी भी दिन। तो 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961। सो 3.1 जो है, 3.14 का स्क्वायर, ये 10 से तो छोटा आएगा और 9.61 से ज़्यादा आएगा। ये कैलकुलेशन आप करके भी देख सकते थे 3.14 लेके। सो दैट इज़ वाई आंसर विल बी 9, करेक्ट। इट्स वैल्यू विल बी
9.6 समथिंग। अब उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9.6 समथिंग है, मतलब उसके नियरेस्ट इंटीजर 9 और 10 है और स्मॉलर 9 है, सो 9 विल बी द आंसर। लाइक दैट वी कैन गिव द आंसर्स। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, लेट्स गो बैक टू दिस द डेफिनेशन। ओके, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है, राइट? तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन किस तरह से, अब उसको देख लेते हैं। मॉडुलस भी पीसेस में है। मॉडुलस पीसेस में कैसे है कि अगर x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं तो x पढ़ते हैं, और x लेस देन 0 होता है तो माइनस x पढ़ते हैं। सिग्नम कैसा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीस वाइज है ना डोमेन, सॉरी ये मॉडुलस है ना, क्योंकि इसको पार्ट्स में पढ़ा जाता है, ब्रांचेस में। सिग्नम कैसा है, पीस वाइज है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कैसा होगा, पीस वाइज। देखते जाओ कैसे। So you will find so many branches here, not just one or two, so many branches will be present. जैसे मैं यहाँ पर पहले ब्रांचेस लिख देता हूँ, उसके बाद आपसे आंसर्स पूछूंगा जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ना उसी पर बेस्ड होंगे। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मॉडुलस में तो 2 ब्रांचेस होती हैं, है ना, 2 पीसेस होते हैं। सिग्नम में 3 पीस थे, -1, 3 और -1, 0 और 1। और ये जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं, और वो क्यों होंगी अभी खुद ही समझ में आ जाएगा। और उनको ब्रेक भी कैसे किया गया है, कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, वो सब भी आपको समझ में आएगा। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, कोई भी आंसर दे सकता है, दैट इज़ विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्रांच, ये जो मैंने सामने टिक लगाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर मैं x को, आप इसको कैसे पढ़ते हो, यू ऑल आर मैथ स्टूडेंट्स राइट, सो हाउ यू like say this result in mathematics, you say that x is greater than equal to 0 and less than 1, और अगर हिंदी में बोलना हो तो x 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। नाउ थिंक ऑफ एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? व्हाट शुड आई राइट? यस, गुड, 0 आएगा। अब देखो ये जो मैंने लिखा है y की वैल्यू 0, मैंने बोला कि x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, टेक एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 0.1 ले लो, 0.2, 0.3, 0.4, व्हाटएवर, एंड यू स्टार्ट पुटिंग हियर इन दिस बॉक्स, और फिर जो मैंने तुमको बातें बताई उसको अप्लाई करो, सो यू विल गेट 0 एज द आंसर। क्योंकि 0.1 के नियरेस्ट इंटीजर 0 और 1 होगा, लेकिन स्मॉलर कौन सा है, 0, सो दैट विल बी योर आंसर, करेक्ट। अच्छा, अब 1 से 2 में द नेक्स्ट ब्रांच, व्हाट विल बी द आंसर? So 1 will be the answer, right? Because take any number from this branch, whatever number, 1.1, 1.2, 1.3, any number, and you find its greatest integer, so value will be 1. Similarly it will be 2 नेक्स्ट वाले में। अब क्या ये प्रोसेस कभी रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। you go on increasing the branch and every time you will get a number corresponding to it, and this process will go on। ये अच्छा, अब ऊपर की तरफ चलते हैं, ये 0 से 1 से प्रीवियस ब्रांच में। अब कौन बताएगा इसका आंसर? यहाँ पर इसमें क्या होगा, -1 से 0 में -1 होगा। और अभी इतनी देर में तो पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, एंड इवन दिस कैन बी एक्सटेंडेड, ऊपर की तरफ ऐसे बना सकते हो, राइट। अच्छा, अगर कोई इन इंटरवल्स को ध्यान से देखे, इंटरवल मतलब ये जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यूनिट लेंथ के इंटरवल हैं। यूनिट लेंथ मतलब लेंथ 1, जैसे 0 से 1 एक लेंथ हो गई, 1 से 2 फिर से 1 लेंथ हो गई, 2 से 3, मतलब इंटरवल की जो लंबाई है या लेंथ है वो 1 यूनिट की है, हम ऐसा याद रख सकते हैं, और वो इंटीजर्स पर ब्रेक हो जाता है। अब मेरा इसमें एक सवाल है आप लोगों से, आई हैव वन क्वेश्चन, देखें कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। ये जो भी हम ब्रांचेस बना रहे हैं, इसमें एक पर तो हमने क्लोज लगा दिया है, दूसरे पे क्लोज नहीं लगाया, जो अपर बाउंड्री है उस पर क्लोज नहीं लगाया हुआ है, राइट वाले जो नंबर्स हैं। हु कैन गिव द एक्सप्लेनेशन? So it is already included in the other one, right? So that is one thing you can say, that if I have not included in the previous branch, then it is included in the next branch, fine. Any other reason? So then we'll have 2 cases like 1 and 2 for the... Yes, correct। देखो होगा क्या, सुन लो सभी लोग,
अगर मैं यहाँ पर इस पे 1 पे क्लोज कर देता हूँ इधर, तो अगर अब मैं ये कहता हूँ कि द इंटरवल इज फ्रॉम 0 क्लोज टू 1 क्लोज एंड इफ समवन सेज आंसर विल बी 0 ओनली, देन इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, इंटीजर रखते हैं तो आंसर इंटीजर आता है। तो अगर मैंने 1 पे क्लोज कर दिया और इस इंटरवल में मैं 1 ले भी रहा हूँ, तो अगर मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पर तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी एंड देन यू विल हैव टू गिव आंसर लाइक दिस, जो कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि 1 को हम नेक्स्ट वाले में ले तो रहे हैं। तो देयर इज नो सेंस ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस। ओके, लिखने में भी दिक्कत होगी और पैटर्न भी नहीं बनेगा इसमें, राइट। और जब आंसर आ रहा है तो उसको नेक्स्ट ब्रांच में रखा जाए, इट इज बेटर। इसीलिए एक पर ओपन है और एक पर क्लोज है, इसको याद रखना, ठीक। अच्छा, अब ये सब देखने के बाद अब तो ग्राफ बनाना है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। देखो, इसको बहुत ही ना इंटरेक्टिव सेशन की तरह में क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल लर्न फंक्शंस। और फंक्शन पढ़ लिया ना, तो ये मान लो कि 30 to 40% जो है आपने जो है मतलब एक तरह से बोलना चाहिए लड़ाई जीत ली। और अगर इसमें आप परेशान हो गए तो फिर आगे के चैप्टर्स में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो माय क्वेश्चन इज, अब तो क्योंकि आपने डोमेन पिछले वाले में देखा है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्योंकि मैंने आपसे कहा था आंसर स्क्रीन पर ही है, इसमें भी वही बात है। एंड रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, The domain is real numbers and range is integers. वेरी गुड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखिए, डोमेन आपका R और रेंज जो है यहाँ पर Z में लिख रहा हूँ इंटीजर्स। देखिए, पहले इंटीजर ही देख लेते हैं। इंटीजर अगर आप देखोगे तो पहले अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, रेड वाले नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस इट विल गो, एंड आई सेड दैट इट विल बी एन दिस विल गो ऑन indefinitely, राइट। यू गो ऑन राइटिंग द ब्रांचेस एंड एवरी टाइम यू विल गेट अ न्यू इंटीजर। और 0 से ऊपर क्या हो रहा है, अगेन यू आर गेटिंग इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। तो उसको भी अगर आप ब्रांच को ऊपर लिखते जाओगे तो यू विल गेट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। Isn't it a collection of all the integers? Answer is yes, 0 1 2 3 like that, and in the upper branches they are -1 -2 and so on. So it is the collection of all integers. That is why I am saying that the range of this function is capital Z. Z stands for set of all integers. All right, now what about the domain? Domain आप देख लीजिए, ये x की एक सिंगल वैल्यू मिसिंग नहीं है, एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है x की जो मिसिंग हो। 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखो 0 to 1, कोई बोलेगा सर 1 नहीं इंक्लूड हुआ, 1 नेक्स्ट वाले में हो गया। फिर 1 से 2 चले, सर 2 इंक्लूड नहीं हुआ, नेक्स्ट वाले में हो गया। इस तरह से ऐसा एक भी सिंगल x नहीं है जो रह जाए। तो जब कुछ बचा ही नहीं है, दैट मीन्स वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ x इन दिस फंक्शन, सो द डोमेन इज R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये मैंने आपको जब 11th में वो पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, एट दैट टाइम वी हैव ड्रॉन द ग्राफ्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, वहाँ पे डोमेन और रेंज लिखवाया था, ठीक है। फंक्शन की शुरुआत जो होगी ना, अभी तो बस आप टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हो, जब एक्चुअल में फंक्शन स्टार्ट होगा ना, द फर्स्ट थिंग विल बी डोमेन। जो कि कुछ लोगों के स्कूल में एग्जाम थे लास्ट ईयर, दे वर क्राइंग डोमेन रेंज दिस एंड दैट। वो ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, यू हैव टू बी वेरी सिस्टमेटिक। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप ऑफ फंक्शंस, देन ओनली यू कैन कम टू डोमेन। तो अब देखो किस क्लास में डोमेन आएगा, पता चलेगा तुम। सो दिस इज वन थिंग, ओके। अब क्या आता है, फिर इसके बाद ग्राफ आता है इसका। तो ग्राफ बनाएंगे, एक्स वाई नंबरिंग करें यहाँ पर 0 1 2 3 4, ऐसे देखो कंप्लीट ग्राफ बनाना पॉसिबल है ही नहीं, सिर्फ उसका पैटर्न ही हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ कोई ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगा, बिकॉज जब ये ब्रांचेस ही एंड नहीं हो रही हैं लिखते लिखते, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंप्लीट ग्राफ आ जाएगा। वी कैन जस्ट शो यू अ पार्ट ऑफ दैट ग्राफ। अब जैसे मैंने तो ये एक्स कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, -4 से 4 तक बनाए हैं, ठीक है। अब कुछ हाइट्स बना लेते हैं वाई की, 1 2 3। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि ग्राफ देखने के बाद ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि रिमेनिंग ग्राफ कैसे बनेगा, करेक्ट। हाउ यू विल ड्रॉ द रिमेनिंग ग्राफ। सो दिस इज -2, दिस इज -3, ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले मैं बनाऊंगा ये जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 0 वाली चीज़। तो
y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ये। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कल, क्योंकि मैंने आपको सिग्नम का ग्राफ सिखा दिया है कि हम लोग जो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, ऐसे इसका ग्राफ आता है, क्या आता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिग्नम से हमने कल समझा था। लेकिन हमको ये जो लाइन है कंप्लीट नहीं बनानी है। जैसे y इक्वल टू 0 लाइन कब बनानी है, यानी y इक्वल टू 0 लाइन कब बनानी है, जब x की वैल्यू 0 क्लोज से 1 ओपन तक है। दैट मीन्स, देखिए भाई, पहली चीज ये देखिए इधर, यहाँ पर आप जानते हो ना कि रिंग कब बनाते हैं, रिंग तब बनाते हैं जब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो ये x बराबर 1 पे रिंग क्यों बनाई है, क्योंकि इस ब्रांच में x बराबर 1 इंक्लूडेड नहीं है। 0 पर ऐसा क्यों नहीं है, 0 पर ऐसा डॉट क्यों बनाया है, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है। और हाइट क्या है, हाइट है y इज इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस पे। अब नेक्स्ट चलते हैं, y इज इक्वल टू 1 हाइट बनानी है फॉर ऑल x विच वेरी फ्रॉम 1 to 2। मतलब ये देखो, ये कौन से, ये किस x के लिए बनाई है आपने लाइन, ये आपने बनाई है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेकर लेस देन 2 के लिए। क्या हाइट बनाई है, y इज इक्वल टू 1। फिर क्या बनाया है, फिर आपने बनाया है जब x 2 से 3 तक जाएगा तो आपने हाइट 2 बनाई है। फिर क्या बनाया है, अब यहाँ तक कुछ लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप अप फंक्शन भी कहा जाता है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, स्टेप अप फंक्शन। ओके, तो पैटर्न देख के अब समझ में आ जाएगा कि अब आगे अगर आप 4 to 5 बनाते तो जो स्टेप की हाइट होती वो 4 वाली हाइट पे आ रही होती, एंड सो ऑन। अगर हम इसको पीछे की तरफ ग्राफ को अगर बनाएंगे तो कैसा होगा, तो फिर वो ऐसा देखेगा। अब तो आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे ना, स्टेप्स वाली बात ध्यान में रखोगे तो यू विल कम टू नो कि कैसा इसका ग्राफ बनने वाला है। ये रहा भाई, ओके, दिस इज द वे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो ये अगर आप देखो, अगर तो मैंने x इक्वल्स -3 से स्टार्ट करते हुए इसको x इज इक्वल टू 4 तक ये ग्राफ ड्रॉ किया है, उस पोर्शन में ड्रॉ किया है। अब हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में कल को किसी और इंटरवल में ड्रॉ करना पड़े, बट देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव द पैटर्न, यू नो कि स्टेप्स बनती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं, कहाँ पर क्लोज होगा किधर ओपन, बस ये याद रखोगे, ग्राफ बना पाओगे। सो दिस इज एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द ग्राफ। अभी तक हमने क्या क्या सीखा इसमें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी डिफाइनिंग क्या है, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसका ग्राफ क्या है, ठीक है। इसके बाद इसमें आती हैं प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो मैं एक पहले क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स। ये हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, आई थिंक आप लोगों के लिए, मैं तो खैर बहुत सालों से सुनता रहा हूँ। फॉर यू आई थिंक दिस थिंग स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 8, राइट, सॉल्व फॉर एक्स, व्हेन यू वर इंट्रोड्यूस टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट, जहाँ वर्ड प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया था। फिर आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है। इन 11th वी लर्न टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इक्वेशन, सो मैनी थिंग्स, राइट। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं आपको दे रहा हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए, और क्वेश्चन ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 2। अब मैं एक बात बता देता हूँ, पेपर में ना हमेशा इस तरह से लिखा हुआ आएगा, कहीं भी कोई मार्जिन नहीं छोड़ा जाता है कन्फ्यूजन का। ये लिखा हुआ आएगा हमेशा कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है, दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है वो कौन से एक्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यू हैव टू गिव मी द आंसर। कौन बताएगा इसका आंसर? So from 3 to infinity. So no, from 2 to infinity, sorry. You are saying 2 to infinity. Tell me the intervals on 2 and infinity. So, I mean, closed and open. Closed at 2 or infinity? It's at 2. At 2 and the
the curved bracket at minus at sorry infinity. या दैट इज नॉट कर्व ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट, राइट। आप जब इनको बोलते हो, देखो जब आप स्क्वायर जैसे ब्रैकेट्स बनाते हो तो उनको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, मतलब वैल्यू इंक्लूडेड है आंसर में। और जब आप ये कर्व्ड ब्रैकेट बोलते हो इसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता, वी हैड दिस डिस्कशन इन द पास्ट। देखो भाई ये इसका आंसर कैसे है, वो सभी लोग यहाँ पर देख लें कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि भाई ये क्या पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन ये है वो कौन सी वैल्यूज़ है एक्स की, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं एक्स की जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 2 आएगा या 2 से ज़्यादा आएगा। सो फॉर दैट यू कैन इवन रेफर टू दिस डेफिनेशन। ये देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है आंसर। ये देखिए इसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तब x 2 से 3 है, फिर 3 है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 से 4 है, फिर नीचे 4 आएगा तो 4 to 5 है। इसका मतलब ये जो मैंने ग्रीन एरो बनाया है यहाँ से स्टार्ट करते हुए, ये बताता है कि इन सभी x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से ज़्यादा आएगा। सो व्हाट इज़ द आंसर? फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी, मतलब x 2 से स्टार्ट करते हुए और फिर इन्फिनिटी तक, देयर इज नो एंड, चलता चला जाएगा। करेक्ट। एक और क्वेश्चन आपके लिए, अब देखें इसका आंसर कौन देता है। एवरीवन शुड ट्राई टू गिव द आंसर। ये मत सोचो 2-4 लोग ये आंसर दे रहे हैं, यू कैन ऑल्सो गिव, इट मे बी रॉन्ग, इट्स ओके। ये इसका आंसर चाहिए मुझे। अब ना आई एम नॉट गोइंग टू राइट अगेन एंड अगेन कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी तो मैं यही पढ़ा रहा हूँ तो यही होगा। So all the numbers between 2 and 3 excluding 3 and including 2. वेरी गुड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये रहा आपका आंसर यहाँ पर, x बिलोंग्स टू क्लोज टू 3 या 2 close to 3 ओपन, राइट। 3 तक भी नहीं जा पाएगा, राइट, 3 भी नहीं जा पाएगा। एंड फॉर दिस यू कैन रेफर टू द टेबल वंस अगेन। हमें वो x ढूंढने हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। गो बैक टू द टेबल। ये देखिए आंसर यहाँ पर है, लेट मी सर्कल दिस थिंग। ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब आया? जब x क्या था? 2 से 3 था, करेक्ट। तो ऐसे आपको जो है लिखते समय याद रखना होगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, लेट मी सी हाउ मैनी ऑफ यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। देखो सवाल को अगर देख के आपको ये लग रहा है, अगर सवाल को देख के आपको ये लग रहा है, सवाल को देख के कि इतना सब तो पढ़ा ही नहीं था, बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, तो आई विल सिंपली से इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। और मैं एक बार फिर से ये बोलूँगा कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कौन से x हैं या x की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको यहाँ पर रखा जाए तो ये जो LHS जो भी दिख रहा है उसकी वैल्यू 3 आ जाए। सवाल अच्छा है पर है इजी। अगर कोई सोचे कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सॉल्विंग और हाई फाई लॉजिक लगेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझा वो इसका आंसर दे देगा। अच्छा ये बताओ कि ये जो बॉक्स है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में बॉक्स तो दिखेगा ही क्योंकि हेडिंग ही वही है। मुझे बताओ इसका आंसर कैसा आता है, व्हाट टाइप ऑफ आंसर इट गिव्स? इंटीजर। इंटीजर। अगर ये बात समझते हो ना तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाले का। Sir, shouldn't it be closed interval 3 and open interval 4 only? That is not the answer and I am again waiting for someone else. Negative can come from. Sorry, कोई इंटरवल का आंसर देना चाह रहे हो? उस बारे में सोचो जो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ। इस बॉक्स का आंसर एक इंटीजर आता है। दिस विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो एक काम करता हूँ, मैं आंसर लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सोचो कि क्या हो सकता है।
ये रहा आंसर, नो वैल्यू ऑफ एक्स। अब बता सकते हो? Anyone? Sir, if we take 4 common and then it becomes 3 by 4 on the right hand side, Yeah. then it becomes 2 greatest integer function of x square plus greatest integer function which is all an integer, and 3 by Yeah. 4 can be the answer. या गुड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो क्या कह रहे हैं, मैंने कहा था ना कि इंटीजर वाले वर्ड पे फोकस करो। व्हाट शी हैज डन, शी हैज डिवाइडेड द होल इक्वेशन बाय 4, क्योंकि लेफ्ट साइड में 8 और 4 आ रहा है तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, है ना। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स रह जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4। खत्म हो गया सवाल। क्यों? मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बॉक्स का आंसर एक इंटीजर होता है। सो अंदर क्या एक्स रखा है और स्क्वायर क्या होगा, उससे क्या मतलब है। आंसर इज इंटीजर। इंटीजर का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटीजर ही आएगा। लेट से इट इज इंटीजर 1, कोई भी इंटीजर है। इसका आंसर क्या है? कोई इंटीजर है। लेट से इट इज इंटीजर 2, मुझे तो पता नहीं है क्या आंसर है। तो भाई अगर ऐसा है तो फिर एक बात बताना, 2 इंटीजर्स का प्लस 0.75 कैसे आ गया? दैट इज वाई आंसर इज नो सॉल्यूशन। ऐसे सोचना है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बढ़िया सवाल है। कभी कभी क्या होता है, दोज हु अंडरस्टैंड क्रिकेट गूगली फेंक देते, राइट। गूगली, उससे गूगली समझ ही नहीं पाएगा क्या है, वो लगेगा बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछ लिया, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ अब आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए किसी भी चैप्टर का और किसी भी फंक्शन का जो मतलब पूरी वर्किंग होती है ना, वो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। जिन लोगों का मैथ्स वीक होता है, ठीक है, वो 2 रीज़न से होता है। तो प्रैक्टिस, वो तो नंबर 1 चीज़ है, ठीक है, उसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, प्रैक्टिस। सेकंड क्या होता है, दे डू नॉट गो थ्रू द theory properly and out of that they totally miss on these properties। देखिए अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथम है, whatever, जब भी हम कोई गलती करते हैं ना किसी स्टेप में, उसका एक रीज़न प्रॉपर्टी जरूर होता है। अब ये गलती तो एक्सपोनेंट से करते आ रहे हो, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी गलत लगाते हो आज तक। अलजेब्रा में आइडेंटिटी गलत यूज़ करते हो आज तक। a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखते हो आज तक। सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, प्रॉपर्टीज की गलती। अब होता क्या है, वाई वी से दैट यू हैव टू डू अ गुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते आप अपनी गलतियों को इतनी बार करते हो दैट अ टाइम कम्स व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग। ये होती है प्रैक्टिस, और क्या है, याद थोड़ी ना करना सवालों को। तो प्रॉपर्टीज़ वाला जो सेक्शन है वो हमेशा आपको बहुत ही फोकस के साथ सुनना है और वही अप्लाई करना है, अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं बनानी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए इसमें मैं पहले रिजल्ट्स लिख देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। इसमें जो सबसे काम आती है ना वो तो ये प्रॉपर्टी है, एक्स हो प्लस माइनस कुछ इंटीजर हो, एक्स विल रिमेन देयर ओनली एंड जो भी साइन था प्लस माइनस और इंटीजर बाहर है ऐसे। अब देखो यहाँ पे जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि इस सिंबल का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इट इज अंडरस्टूड, ओके। सेकंड वन इज x माइनस, यहाँ पर x बिलोंग्स टू कोई भी हो सकता है रियल नंबर। सेकंड ये वाली है, ये अभी इसमें तो इतना काम नहीं आएगी, लेकिन जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे तब ये प्रॉपर्टी काम में आएगी बहुत। वेयर x बिलोंग्स टू r। और एक आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये फंक्शन में ही काम आएगी थोड़ा बाद में, ये
इसके दो आंसर्स होते हैं, 0 इफ x बिलोंग्स टू z एंड -1 इफ x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग टू z। ये तो ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले मैं आपको थर्ड वाली वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 5.2 का बॉक्स हो और फिर उसी के नेगेटिव का बॉक्स हो, ये मान लो आपको ये आंसर निकालना है। आई एम एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्टी 3। तो मैं बिना एक्चुअल में इनको सॉल्व किए बता सकता हूँ कि इसका आंसर -1 आएगा, इस प्लस का आंसर -1 आएगा। वाई? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्लस 0 आएगा अगर वो x इंटीजर था, और -1 आएगा अगर x इंटीजर नहीं था। वेरीफाई कैसे होगा? एक्चुअल में वैल्यूज निकाल कर करेंगे अभी। तो 5.2 का बॉक्स कितना होगा? 5 होगा, और -5.2 का बॉक्स कितना होगा? -6 होगा। क्या आंसर आ गया? -1। अब ये करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज वी हैव प्रॉपर्टी जिसकी सेकंड ब्रांच से पता चल रहा है कि -1 आंसर आना था। बट व्हाट अबाउट अगर हमारे पास इंटीजर होता तो? ये लो, और अच्छी बात है, 0 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर रखते हैं तो आंसर बॉक्स का इंटीजर ही आता है। 0 हो गया। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, फर्स्ट ब्रांच से पता चल रहा है कि दिस प्लस विल बी 0 बिकॉज x बीइंग एन इंटीजर। करेक्ट? ये आपकी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है, रिजल्ट तो आपको एज इट इज़ याद रखना ही है, कि आपके पास कोई भी रियल नंबर हो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो एक काम करते हैं, 6.4 लेके देख लेते हैं x की जगह। तो देखो, अगर x को मैं 6.4 लेता हूँ तो x -1 कितना बन जाएगा? 5.4 बन जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? x का 6 हो जाएगा। तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि 5.4 जो है वो 6 से कम होगा और 6 जो है 6.4 से कम होगा। तो ये 5.4 किसकी जगह लिया है मैंने? x -1 की जगह। 6 किसकी जगह? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह। 6.4 किसकी जगह? x की जगह। करेक्ट? ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अब कोई बोलेगा सर इक्वल टू भी तो लग रहा है, ये कब होगा? तो भाई इक्वल टू तब आएगा जब तुमने x की जगह इंटीजर लिया होगा। x को 6 लो तो x -1 कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा, और उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? वो तो 6 ही रहेगा। तो अब क्या होगा? अब इस वाली में कौन सा वाला रिलेशन होल्ड कर रहा होगा कि x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x से छोटा है और ये खुद x के बराबर है। बट ये इक्वल टू सिर्फ कब होल्ड करता है? जब आप यहाँ पे इंटीजर रखते हो, और अगर आप इंटीजर नहीं रखते हो तो इक्वल टू नहीं आता है, ये इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाती है। तभी लिखा हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। You can very easily verify these properties by putting some numbers like these. Okay, याद तो रखनी है। फाइनली इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, फर्स्ट वन। जस्ट वेट। ओके, अब देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखो। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है x और वो रियल नंबर है, ठीक है, और उसके साथ आप मान लीजिए कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ एक बॉक्स के अंदर हो रही है, ठीक है, फॉर 1। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज दैट यू कैन ब्रिंग आउट दिस इंटीजर आउटसाइड दिस बॉक्स विद वॉट एवर साइन इट वॉज हैविंग। वॉट एवर साइन मतलब प्लस या माइनस। ऐसा नहीं है कि वॉट एवर मतलब इंटू भी चल रहा है, डिवाइड भी चल रहा है, नहीं, प्लस या माइनस हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 6.2 है, आप समझना इसको कि मैं इस प्रॉपर्टी को कैसे समझा रहा हूँ आपको। अब 6.2 है, 6.2 का भाई इंटीजर सभी जानते हैं 6 आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कोई बोलता है कि सर मैंने 6.2 को ऐसे लिख दिया था 0.2 + 6 करके, ये तो बात ठीक है। उसके बाद सर मैंने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उससे ऐसे लिख दिया, दिस इज ऑल्सो फाइन बिकॉज वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी कि अगर किसी रियल नंबर के साथ कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बाहर लिख सकते हैं, राइट। तो क्या अभी भी आंसर सेम आएगा? यस।
Why? Because this value is 0 and this value is 6. So final your total answer will be 6. Correct? ऐसे होगा. So these three properties are very important. ये जो आपके सामने लिखी हुई है. Any doubt in these three properties? चलो तो फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, वही हो पाएंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास. क्वेश्चन नंबर 1. देखो मैं आपसे डीपीपी शेयर करूंगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ओनली, और कुछ हो सकता है एक दो सवाल पुराने वाले हों, राइट? तो दैट यू विल हैव टू डू. चलो एक मान लो ये सवाल मैं आपको देता हूँ. फाइंड वैल्यू ऑफ ये सारे बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर शो करते हैं, आपको वैल्यू बतानी है कितनी आएगी. Tell me what is the answer of this sum. All the boxes represent greatest integer function. So no value. Sorry? There won't be any value. Why? This is greatest integer, no? So but one way to You want to say that answer will be 0? Something like this? Just check it once, okay? Just check it once. It has some value. It has some value. Value will be an integer. Just check. I think you are getting confused. Sir, is it 0? No, 0 is not the answer because there will be a change in later terms. देखो जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि पहले पार्ट का आंसर क्या है, पहली बात तो एक बात ध्यान रख लेना कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर सेकंड में से 1/100 बाहर निकाल लेंगे और थर्ड में से 2/100 और लास्ट में से 99/100, देन इट इज़ रॉन्ग. क्योंकि आउटसाइड द बॉक्स क्या आता है? इंटीजर. इनमें इंटीजर कौन सा है? कोई सा भी नहीं है. लेकिन ये क्वेश्चन जो ओवरऑल है ना, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. क्योंकि देखो ये जो नंबर है ना, ये कुछ ऐसा रहा होगा, इसकी वैल्यू ना 0 आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सबकी वैल्यू 0 आएगी. जैसे नेक्स्ट वाला है, अब ये 0.3 बार होता है वैसे है ना, 0.333 ऐसा चलता है, और ये 0.1 है, तो कुछ भी हो जाए 0.45 या 0.5 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ये वैल्यू भी 0 होगी. ऐसे कई सारे 0 होते रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है सारे 0 हो जाएंगे. क्योंकि ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये लास्ट वाला नंबर 0.3 बार और 0.99, ये तो भाई 1 से ज़्यादा वैल्यू है, तो 1 आंसर आएगा इसका आखिरी वाले का. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ लास्ट वाले का ही 1 आएगा, और भी कुछ बीच में है जिनका 1 आएगा. वही तो क्वेश्चन है. आप बताओ कैसे करोगे? So is it 3? 3, only 3 is your answer, no? ऐसा क्यों हो रहा है? 29 may be one of the answers, क्योंकि कुछ ऐसा ही आएगा. आई एम नॉट श्योर कि 29 ही है, बिकॉज दिस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. और किसी का कोई और आंसर आ रहा है? देखो इसमें एक सिंपल सी बात ये पता करनी है कि 1 कहाँ से बनना स्टार्ट होगा और फिर 1 कितनी बार आ रहा है. क्योंकि देखो शुरू के टर्म्स का आंसर तो 0 है, शुरू के जो 4 टर्म्स है सबका आंसर 0 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पता करना है कि 1 कहाँ से आएगा. एक बार वो पता चल गया तो फिर Sir, I think it is 32. 32. Yes, sir. तुम मुझे ये बताओ, यू जस्ट टेल मी वन थिंग दैट फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग 1. टेल मी दैट टर्म फर्स्ट. So where 1/3 plus
7 by 100. 7 by So, 100. so all the numbers after 67 by 100 be greater than 1, greater or equal to 1. यस यस, देखो भाई 7 by 100 से तो होगा नहीं, आप ऐड करने में गलती कर रहे हो, क्योंकि 7 by 100 का मतलब होगा 0.7 नहीं होगा, 0.07 होगा, और ये आपका 0.33 चल रहा है, तो ये तो 1 बना ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल राइट। तो 7 by 100 वालों को तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। अब नाउ व्हाट ही सेइंग आफ्टर 67 by 100, एक काम करो 67 by 100, देखो यहाँ से बात बनेगी आपकी इधर से, और इससे मतलब ये आप सीरीज देख रहे हो, सीरीज में आपको क्या दिख रहा है पैटर्न में, पहले में कुछ एडेड नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि 0 by 100 एडेड है, दूसरे में 1 by 100 ऐड है, फिर 2 by 100, फिर 3 by 100, 4 by 100, ऐसे करके 99 by 100। तो कहीं पर जाकर एक टर्म आएगा 66 by 100, ये भी 1 नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कितना हुआ 0.333 ऐसे करके, और ये कितना हुआ 0.66, ये तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक बात बताना, 0.33 कितनी बार भी लिख रहा हो और 0.66 ऐड करोगे तो इधर तो ये 33 चलता हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे 9 और 9 होगा, क्या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाएगा? नहीं बनेगा, समझ रहे हो? यानी 66 by 100 तक आंसर 0 आएगा, लेकिन जैसे ही 67 by 100 करोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो अब क्या होगा, अब वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ये देख लो ऐड करके 0.67, वैसे तो देखो 0.67 और 0.33 ऐड करोगे ना, यही 1 बन जाएगा, ये देखो। और मैं तो 0.33 में और भी ऐड करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो 1.00 के बाद 33 ऐसे करके आएगा, इसका मतलब हमारा काम क्या है, 1 कहाँ से बनेगा ये पता करना। तो अब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं है इसमें, बाकी तो 1 कितनी बार ऐड होगा दैट इज द लास्ट थिंग। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, 1/3 ऐसे आप शुरू के टर्म लिख लेना, ठीक है, और इसको एक बार यहाँ पर जाके लिखना कि भाई 66 by 100 तक तो 0 ही चल रहा था, फिर आप ये वाला लिखना नेक्स्ट वाला टर्म जहाँ से 1 बनना शुरू हो जाएगा, एंड यू कैरी दिस टिल द लास्ट एंड फाइंड द वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू ईच एंड ऐड देम। अब अच्छी बात क्या है कि हर बार 1 ही आएगा राइट, तो ये तो 0, फिर 0 ऐसे लेकर ये 0, फिर यहाँ पर कितना 1, फिर नेक्स्ट वाला कितना 1, और मैंने तो आपको लिख के भी दिखाया था कि आखिरी वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा। अब बस ये देखना है कि 1 कितनी बार आया, सो हाउ मेनी टाइम्स 1 इज कमिंग। 67 से 99 देख लो बस, क्योंकि ये देखो ये 67 by 100 है, ये 68 by 100 है, फिर 69 by 100, 99 by 100, तो ये देखो कि 67 से लेकर 99 तक कितने टर्म्स होते हैं, तो उसके लिए वो AP वाला फॉर्मूला होता है ना, Tn बराबर A+n-1 इंटू डी, ये लगाएंगे। सो दिस इज 99 और ये हो जाएगा आपका n+66, क्योंकि n-1 तो n आ रहा है 33, ये दूसरी गलती होती है ऐड करने में। अब 32 ऐड कैसे किया होगा तुमने 32 कैसे लिखा है, you might have subtracted 67 from 99 and you will be thinking that the answer is 32, but that is wrong, क्योंकि इसमें 67 और 99 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, so answer will be 32 plus 1, not 32, it will be 33। सवाल समझ में आएगा सभी को? Anyone having any doubt? Anyone having any doubt? Let me know. तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे डीपीपी होगी उसको ज़रूर करना, ठीक है, यू विल एंजॉय इट ऑल्सो, ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, टफ नहीं होगी, और यही प्रॉपर्टीज़ और जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसी पर बेस्ड होगी। ओके, सो ट्राई दैट डीपीपी सीरियसली, फिर कल डिस्कस करते हैं उसको। आई थिंक टुमारो वी डोंट हैव क्लास, वॉट एवर, अगर कल नहीं होगी क्लास, जब भी होगी नेक्स्ट टर्न पे आपको करनी है। अगर कल क्लास नहीं होगी सो आई मे गिव यू मोर क्वेश्चंस, नॉट जस्ट 10, मे बी 15, ओके, but they will be based on what we have studied till now in functions। relation पे नहीं दूंगा, 2 DPP दे चुका हूँ, that is sufficient, okay, it will be based on functions only। so I think that's it for today, इतना बहुत है आज के लिए। thank you everyone। Thank you, sir.